जय हिंद दोस्तों। हर वर्ष आप देखते होंगे एग्जाम में लोग कहते हैं कि सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं और आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, मुझे तो एनसीईआरटी में मिले ही नहीं। तो इसी काम को मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला हूँ। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस निकालूंगा, चाहे वह हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस टेक हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे फिर आपका इकोनॉमी हो। वह क्वेश्चन जो आप एनसीईआरटी में नहीं सही से ढूंढ पाते हैं, वह क्वेश्चन आपके समझ आएंगे, आप उसका आंसर देंगे। केवल 10 क्वेश्चन रोज होंगे, लेकिन आप जानते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। प्रीलिम्स का डोज 15 मिनट रोज। दूसरा, सीसेट की क्लास चल रही है। सफलता सीरीज के अंतर्गत बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है 2026। और 2026 का मतलब ये नहीं 2027 वाले नहीं देख सकते, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो वही पूछे जाएंगे, कोई नए तो पूछे नहीं जाएंगे। आप चाहें तो इस सीरीज का लाभ उठा सकते हो। दूसरा, अगर मुझसे पूछोगे सर इसका सबसे बढ़िया लाभ क्या है, तो मैं अगर बताऊं तो सबसे बढ़िया लाभ इसका ये है कि आप मान लो पूरे दिन पढ़ाई करते हो, ठीक है, मोटिवेशन नहीं मिलता। सुबह उठो, सबसे पहला काम आंख बंद करके, सबसे पहला काम मैं कुछ करूंगा तो इस वीडियो को देखूंगा। अब कहोगे इसमें फायदा क्या है? फायदा ये है, आप 10 क्वेश्चन लगाएंगे, आपको पता चलेगा कि आप 5 कर पा रहे हो, 6 कर पा रहे हो या 1 कर पा रहे हो, जितने भी क्वेश्चन कर पाए। अगर आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए या कम क्वेश्चन आपको आते हो, आप इस टेंशन में पूरे दिन स्टडी अच्छे से करोगे, कोई अलग से मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और मान लो आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, तो आप इस मोटिवेशन में पढ़ोगे कि हाँ बहुत बढ़िया काम चल रहा है, ऐसे ही मुझे कंटिन्यू करना है और मेहनत आज करनी है और बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो सबसे बढ़िया, क्योंकि एक टॉपर हुए हैं जो आईपीएस बने हैं पिछले 2 साल पहले, उन्होंने यही कहा कि मैं सुबह उठता था, मेरा सबसे पहला काम होता था कि 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद पूरा दिन मैं इस टेंशन में निकालता था कि मुझे पढ़ना है, या इस मोटिवेशन के साथ कि मुझे आता है, अब इसे कंटिन्यू बरकरार रखना है। तो अलग से मोटिवेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आज पहला वीडियो है इसलिए मुझे सब बताना पड़ रहा है, वरना हम रोज सीधे क्वेश्चन शुरू करेंगे। और हाँ, ये यूपीएससी के लिए है, तो इसका मतलब ये नहीं साइंस और हिस्ट्री जियोग्राफी एनसीईआरटी की पीसीएस में नहीं आती, तो जहां भी आती है वहां इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर एनसीईआरटी की सीरीज में करूं कहां से? आप चैनल पर जाएंगे, आपके भाई ने बहुत कुछ करा रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। कुछ कंटिन्यू है चीजें, जो अधूरी लगे उसको ये मत सोचना बंद हो गई, कंटिन्यू होने वाली है, ठीक है। पीसीएस की वजह से थोड़ा सा ये 5-6 दिन हो सकता है दिक्कतें रहें, बाकी चीजें चल रही हैं, ठीक है। 12 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम है, उसके बाद सब चीजें और बढ़िया तरीके से चलेगी। सफलता सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी है। सीसेट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कहीं मिल रहा है तो इसी चैनल पर मिलेगा, कोई पेड कोर्स नहीं आएगा। बस एक ही चीज आपको करनी है इन सब सीरीज में, लाइक कमेंट शेयर हाइप वाला सेक्शन, जो मतलब हमें मोटिवेशन देने के लिए आप कर सकते हो, करते रहिए। हम आपको कह रहे हैं 2026 के प्रीलिम्स के एग्जाम में और मेंस का भी काम चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं मेंस नहीं चल रहा, वो अलग से चल रहा है। टॉपर्स आंसर राइटिंग पर कॉपी वगैरह तो अभी चल रही है। आपको बहुत ज्यादा इस चैनल की याद आने वाली है। तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब बिना समय गंवाए चलते हैं। प्रीलिम्स का डोज 15 मिनट रोज, 10 क्वेश्चन। तो 12th हिस्ट्री में पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। कितना क्वेश्चन आता है बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बिना समय गंवाए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पढ़िए और जवाब दीजिए। आप ही पढ़ेंगे, आप ही आंसर करेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। नंबर 2, यह शेल घड़ी नामक पत्थर से बनी है। नंबर 3, इस पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र उत्कीर्णित हैं। नंबर 4, इस पर उत्कीर्णित लिपि को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया है। आपने जेम्स प्रिंसेप का नाम सुना होगा, और इसमें आप काफी कथन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 4 कथन दिख रहे हैं। क्यों सर 4 कथन क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आपका पूरा रिवीजन इसके माध्यम से हो जाए। अधिक से अधिक मैं पॉइंट्स यहाँ पर लाकर भर दूं। आप अपनी कॉपी में ये जो नोट्स आपके पास बने हुए रखे हैं, अगर उसमें ये पॉइंट्स नहीं है तो वहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। अपने जो कॉपी में नोट्स हैं उसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हो। जो आपकी कॉपी में ना मिले वो यहाँ से आप नोट करते रहें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इसमें हमें पता है पहला क्वेश्चन का आंसर, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा गलत है, क्योंकि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो पढ़ा नहीं जा सका है
तो आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए ना। लेकिन आपने ये नहीं देखा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? असत्य कथन का चयन कीजिए। तो ए नहीं होगा भाई साहब, 3 होगा, केवल 3। सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं 4 होगा, इन्होंने टाइपिंग गलत हो गई है। 4 वाला सिर्फ गलत है, केवल 4 गलत है, केवल 4 गलत है, गलत पूछा गया है। आपको समझ में आ गया होगा, हल्के क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए, असत्य पूछा गया था तो गलत कौन सा है? कठिन नहीं है चीजें, लेकिन ऐसे ही यूपीएससी फंसाएगा, इसीलिए हम पहले ही तैयार रहेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मोहरे, मनके, बाट व पत्थर के फलक पाए गए हैं। नंबर 2, कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पी कार्य के साक्ष्य भी मिलते हैं। सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठे हैं, आप जाकर देखिए। और एनसीईआरटी जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम लक्ष्मीकांत, हम पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बोल दिया, सॉरी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमी की अन्य पुस्तकें जो हैं, आर्ट एंड कल्चर की पुस्तकें, उन सब से क्वेश्चन बनाएंगे और फरवरी में ये संख्या बढ़ जाएगी। बाकी आपके कमेंट सेक्शन में बताए गए विचार सुझाव आमंत्रित हैं। तांबा, कांसा, सोना, लोहा जैसी धातुओं के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? चयन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ लोहा नहीं मिला है, यहाँ लोहा नहीं मिला है, लोहा हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। तो तीसरा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर अपने आप क्या सही हो जाएगा? 1 और 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश बस्तियां सिंधु नदी के तट पर स्थित थीं। नंबर 2, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार पाया गया है। नंबर 3, लोथल गुजरात में स्थित था और यह बंदरगाह नगर था। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला सही नहीं है, पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत। आंसर हो जाएगा 2 और 3। पहला सही क्यों नहीं है? अधिकांश बस्तियां सिंधु नदी के तट पर नहीं स्थित थीं। यहाँ तक कि हड़प्पा जो नाम आप सुनते हो, यह भी सिंधु नदी पर नहीं, रावी नदी पे स्थित है। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता नाम भले पड़ गया हो, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश बस्तियां सिंधु नदी पर नहीं हैं। तो बताओ, हड़प्पा सभ्यता में जो सिंधु नदी के तट पर 2 मुख्य बस्ती हैं, वह 2 मुख्य बस्ती कौन कौन सी हैं? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, हड़प्पा वासी पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। नंबर 2, उनकी नगरीय योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। नंबर 3, अधिकांश नगरों में जल निकासी की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है आपको। हड़प्पा सभ्यता से मेंस में भी क्वेश्चन इस बार आया हुआ है, मैंने कराए हुए हैं, आप जाकर उसका भी लाभ उठा सकते हो। तो इसका आंसर सही होगा 2 और 3, 2 और 3, क्योंकि हड़प्पा वासी पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, ऐसा थोड़ी है, वह प्रयोग करते थे, इसलिए आंसर होगा 2 और 3। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का उपयोग करते थे। वे तांबा और कांसे का प्रयोग औजार बनाने में करते थे। वे सोना और चांदी भी उनके आभूषणों में प्रयुक्त होते थे। तो आपको पता, पहला तो सही नहीं है, तो ये तो गया, ये भी गया। अब खेल है ए और सी में। तो इसके 2 और 3 दोनों सही हैं, 2 और 3 दोनों सही हैं। तांबा, कांसा, सोना, चांदी के बारे में इन्हें पता था। ये बताओ, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं पूछ रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा एक और युगीन सभ्यता बोली जाती है, कांस्य या तांबा। जो पढ़ लिख रहे होंगे उन्हें पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता को किसी और नाम से भी, इस युग को किसी और युग के नाम से भी जाना जाता है, या लौह युगीन युग, या पाषाण युग,
या कांस्य युगीन युग या तांबा युगीन युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के लोग कपास उगाने वाले पहले लोग माने जाते हैं। क्या कपास उगती थी? वे रेशम के उत्पादन से भी परिचित थे। क्या रेशम? बस्तियां केवल ग्रामीण क्षेत्रों में थी। मैं फिर बोल रहा हूँ, हल्के क्वेश्चन नहीं है। आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि सर कंटिन्यू रखिए। 1 घंटा लगता है वीडियो के लिए पहले इन क्वेश्चंस को तैयार करने में, फिर आपको रिकॉर्ड करके भेजा जाता है। तो कपास उगाने वाले पहले माने जाते हैं, यस अवश्य माने जाते हैं। रेशम के उत्पादन से परिचित थे, ऐसा कुछ नहीं है। बस्तियां केवल ग्रामीण क्षेत्रों में थी, ऐसा भी नहीं है, बस्तियां तो बहुत जगह थी, ठीक है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थी। तो क्वेश्चन केवल एक सही होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट आपकी इच्छा अनुसार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा नगरों में एक ही प्रकार की तौल और माप प्रणाली थी। आप जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा नगरों में एक ही प्रकार की तौल और माप प्रणाली थी। क्या? यह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। हर क्षेत्र में मापों का भिन्न मापक था। क्या इतने बड़े क्षेत्र में एक ही जैसी चीजें हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? हड़प्पा सभ्यता में हो सकती हैं। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। भिन्न मानक नहीं था, पूरे क्षेत्र में एक ही प्रकार की तौल और माप प्रणाली थी। समझ में नहीं आ रहा? चैप्टर 1 मैंने करा रखा है, आप जाकर के एनसीईआरटी का लाभ उठा सकते हैं। 6, 7, 8 सब कुछ आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पावासी मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर थे। उन्होंने गेहूं और जौ की खेती की। लोथल में गोदाम प्राप्त हुआ है, वेयर हाउस मिला हुआ है। सत्य कथन का चयन करना है, यहाँ पे देखते रहिएगा, कभी कभी यहाँ असत्य भी हो जाता है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर होगा केवल 2 और 3, पहला गलत। हड़प्पा वासी मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर नहीं थे, क्योंकि मुख्य रूप से बोला, ऐसा नहीं है पशुपालन होता नहीं था, होता था, लेकिन मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर नहीं थे। जैसे अपने यहाँ पूछा जाए भारत में मुख्य रूप से हम लोग किस पर निर्भर हैं? कृषि पर अभी निर्भर हैं, ठीक है। या अगर हम कह दें कि हम लोग मुख्य रूप से गेहूं पर निर्भर हैं, या मुख्य रूप से हम क्या बोले अफीम पर निर्भर हैं, तो ये गलत हो जाएगा ना। हम अफीम पर थोड़ी निर्भर हैं, इसका मतलब ये थोड़ी भारत में ऐसी चीजें बनती नहीं होंगी, ठीक है। तो निर्भर होना मुख्य रूप से और होना बात अलग अलग होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सीधे सीधे कई बार पीवाईक्यू में भी आ चुके हैं ये सब स्टेटमेंट। हड़प्पा, हाँ पीवाईक्यू से याद आया, वहां भी मैंने पूरा करा रखा है, आप जाकर के लाभ उठाइए। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं, इधर से इधर। यह लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। यह देवनागरी लिपि से मिलती जुलती है। सब आसान नहीं मिलेगा, एक आध जरूर मोड़ घुमाने के लिए स्टेटमेंट पड़ा होगा। तो इसका आंसर सही होगा 1 और 2। देवनागरी से मिलती जुलती नहीं है, क्योंकि देवनागरी में अक्षर लिखते हैं, जबकि आप जानते हैं हड़प्पा में चित्र बने हुए हैं। कई कई जगह ABCD का मतलब चित्र से है। अंतिम क्लास का आंसर आपके द्वारा अवश्य कमेंट सेक्शन में बताया जाना चाहिए, लेकिन मैं बता दूंगा आंसर, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में देवी माता की पूजा होती थी। पशुपति शिव मूर्ति भी पाई गई है। एक मूर्ति है पशुपति भगवान की, कहा जाता है वह शिव भगवान के रूप में मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं वह भगवान शिव की ही मूर्ति होगी, वह भगवान शिव की पूजा करते होंगे। मंदिरों का निर्माण हर नगर में हुआ था। कोई हल्का क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन आपको एक नई चीज सोचने पर मजबूर करेगा और आपको फिर लगेगा कि एनसीईआरटी आपने ढंग से करी नहीं है। एक बार जाइए वीडियो देखिए, वहां मैंने एक एक शब्द पे फोकस कराया है कि कहाँ पर गलतियां हो सकती हैं, कहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ पर चेंजेस किए जा सकते हैं। वही चेंजेस मैंने कर दिए और एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन गया। तीसरा गलत है, मंदिर का निर्माण हर नगर में हुआ था, यह सही नहीं, अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर। समझ में आया आपको? नहीं चीजें समझ में आई तो एनसीईआरटी की क्लास करिए, उसके बाद आइए 6, 7, 8 की भी मैंने क्लास करा रखी है, जियोग्राफी हिस्ट्री दोनों। बाकी ये आपका काम है,
आप जितना फ्यूल देंगे हम उतना काम करेंगे। मोटिवेशन आप अपने लाइक, कमेंट, शेयर से दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।